महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर टीकमचंद सिसोदिया। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ते हुए 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा अपन अध्ययन करते आ रहे हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से हस्ताक्षर करवा के और कंपनी ने अपना व्यापार भारत में प्रारंभ किया। बहुत जल्दी 17वीं और 18वीं शताब्दी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक 40 वर्षों में हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व भी डच, पुर्तगाली और फ्रेंच आदि कंपनियां भारत में स्थापित थी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार प्रारंभ किया तो उस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इन कंपनियों को धराशायी कर दिया और ये कंपनियां भारत को छोड़कर वापस चले गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार स्थापित हो गया था और धीरे धीरे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया तो ये ब्रिटिश शासन के विचार बन गए और ब्रिटिश शासन सोचने लगा कि हमें भारतीय शासन है उसे अपने नियंत्रण में लेना है, लेकिन ब्रिटिश शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रही। इसी के आगे बढ़ते हुए जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण कर रही थी तो 1857 की क्रांति हुई और इस 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन की महारानी ने 1858 का एक्ट बनाकर और भारतीय शासन को ब्रिटिश शासन के हाथ में ले लिया और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। उसके पश्चात सुधारों के लिए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया। इस भारतीय परिषद अधिनियम में कुछ संवैधानिक सुधार किए गए थे, लेकिन वो अभी भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले भी ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, 1883 में पिट्स इंडिया का एक्ट बनाया था, 1813 में, 1833 में, 1853 में चार्टर अधिनियम बनाया था, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया था। और जब भारत में उत्तरदायी शासन की मांग बढ़ने लगी तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाकर उत्तरदायी शासन की बात भी कही गई। लेकिन अभी भी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 1897 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन बनते हैं और लॉर्ड कर्जन ने भारत में अपनी दमनकारी नीतियों को चला दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी उसके द्वारा भारत में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हम ये कहें कि 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। भारतीय नेताओं के द्वारा पूछा गया कि बंगाल का विभाजन करने की क्या आवश्यकता थी, तो कर्जन ने बहुत चतुराई से इसमें स्पष्टीकरण दिया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और शासन की दृष्टि से उसका 2 टुकड़ों में विभाजन करके और अच्छा प्रशासन दिया जा सकता है। जबकि महत्वपूर्ण बात ये थी कि बंगाल का विभाजन करने के पीछे कर्जन की मुख्य सोच ये थी कि हिंदू और मुस्लिम जो एकता बनी हुई है भारत में वो टूट जाए और वो धर्म को पूरी तरीके धार्मिक एकता है उसको पूरी तरीके से कमज़ोर करना चाहता था। इसे का जो असंतोष है वो
भारतीयों में हुआ और अंततः फिर ब्रिटिश शासन को सोचना पड़ा कि हमें जल्दी ही भारत में और अधिनियम बनाना चाहिए। और इसकी परिणति यह हुई कि 1909 का भारतीय शासन अधिनियम बना था। ये लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उस बंगाल के विभाजन से भारतीयों में असंतोष पनप गया और इसी को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश शासन ने भारतीय शासन अधिनियम 1909 बनाया था। ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1909 है, इसमें उत्तरदायी शासन का प्रावधान है वो कर दिया था, लेकिन इसकी और उसी के साथ साथ में जो केंद्रीय विधानसभा है, इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया था और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनकी सदस्य संख्या को भी बढ़ाया था। तो कहा जा सकता है कि 1909 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीयों के लिए कुछ हद तक सही था, परंतु ये इस वजह से भारतीयों के लिए गलत हो गया, या ये कहें कि फिर भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया था कि इसमें ब्रिटिश शासन है उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लिया था और भारात्मक प्रतिनिधित्व को भी उन्होंने अपना लिया था। ये जो दो चीज़ हैं ये 1909 के भारतीय शासन अधिनियम है, इसमें गलत हो गई थी और इसी वजह से जो भारतीय हैं उनमें फिर असंतोष उत्पन्न हो गया था। अब आगे की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको गांधीयन पीरियड में पढ़ा चुका था। अपन यहाँ 1892 का जो परिषद अधिनियम है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा असंतोष उत्पन्न हो गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन कर लिया था। 1917 में भारत मंत्री हैं वो मॉन्टेस्क्यू थे और जब निरंतर भारतीयों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, तो 20 अगस्त 1917 को तात्कालिक भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की और इसी घोषणा के आधार पर आगे चलकर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है वो बना था। ये जो मॉन्टेस्क्यू की घोषणा थी इसमें कुछ बातें हैं वो नीत की गई थी, जिसमें पहली जो बात है वो ये थी कि ब्रिटिश शासन भारत में जल्दी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता है। दूसरी जो बात इसमें थी वो थी कि भारत में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी वो क्रमिक तरीके से होगी, अर्थात वो धीरे धीरे ही की जा सकती है, अचानक नहीं की जा सकती। तीसरी जो इसमें बात थी वो थी कि उत्तरदायी शासन की दिशा में ब्रिटिश शासन आगे बढ़ेगा, परंतु इसमें भारतीयों को सहयोग करना पड़ेगा, अर्थात भारतीय हैं वो अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी तरीके से समझें। और चौथी जो बात है वो इसमें ये कर दी थी कि 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद बनाएगी और ब्रिटिश संसद है वो समय समय पर ये तय करेगी कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीयों को और क्या दिया जा सकता है। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्रिटिश शासन ने उत्तरदायी शासन की बात तो कर दी थी, लेकिन एक तो इसमें ये दोष हो गया कि जो भारतीय चाहते थे कि तुरंत प्रभाव से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना भारत में होनी चाहिए, वो स्पष्ट नहीं किया, अपितु एक क्रमिक तरीके से भारतीय शासन उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात कही थी। दूसरी जो इसमें बात थी वो ये थी कि भारतीय सहयोग करेंगे तब तक ही ब्रिटिश शासन है उसकी समीक्षा करके आगे बढ़ा जा सकता है, अर्थात अभी भी जो भारतीय हैं इनको एक तरीके से स्पष्ट चेतावनी या संकेत दे दिया था कि आपके सहयोग के ऊपर ही आगे सब कुछ निर्भर करेगा और आपने किसी भी प्रकार का असहयोग करने की कोशिश की तो फिर इस भारतीय शासन अधिनियम में जो उत्तरदायी शासन की बात कही गई है इसको विराम भी दे दिया जाएगा। ये जो बात थी ये एक तरीके से ऐसी थी कि जो भारतीयों के लिए संतुष्टपूर्ण नहीं थी। हालांकि इस अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया और इसमें एक प्रस्तावना है वो रखी गई
और ये जो प्रस्तावना है इसे तेज बहादुर सप्रू ने अपनी जो भाषा है इसमें स्पष्ट करते हुए कहा था कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है वो अभी भी बना रहना चाहता है, अर्थात अभी भी ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहता है। दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि ब्रिटिश भारत से उत्तरदायी शासन संसद की नीति का घोषित अंग होगा, ये भी अपने आप में गलत है। और तीसरी बात इसमें ये थी कि उत्तरदायी शासन है वो धीरे धीरे ही दिया जा सकता है, अर्थात एक साथ में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जा सकती। और चौथी बात इसमें ये थी कि ब्रिटिश शासन के लिए आवश्यक है कि इसमें दो बातें कर दी गई थी कि एक तो हम प्रशासन में परिवर्तन करेंगे और प्रशासन में हम भारतीयों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी बात इसके अंतर्गत ये कर दी गई थी कि समस्त वो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात भारत में जितनी भी जो ऑटोनॉमस बॉडी थी उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें हम प्रमुख रूप से ये देख सकते हैं कि राज्यों में जो विधान परिषदें हैं उनमें परिवर्तन करके और विधान परिषदों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया था इस शासन अधिनियम में कि अब केंद्र में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार होगा और भारतीयों को इसमें और ज़्यादा संबद्ध किया जाएगा। तो दूसरी ओर इसमें यह भी स्पष्ट किया था कि प्रांतों में जो गवर्नर है उसकी कार्यकारिणी परिषद में भी विस्तार किया जाएगा और भारतीयों को इसमें और संबद्ध किया जाएगा। कहा जा सकता है यहाँ पर कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम से पहले जो भारतीय ये मांग कर रहे थे और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्र भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। 1861 का 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसकी दिशा में आगे बढ़ा। फिर बाद में 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम बनाया था, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद में जब असंतोष उत्पन्न हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटिश शासन को भारतीयों की आवश्यकता पड़ी, सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तो फिर मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की और उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही। और इसी की दिशा में 1919 का भारतीय शासन अधिनियम बना, उसमें एक प्रस्तावना को रखा गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो प्रांतों में यहाँ की गई और काफ़ी हद तक जो प्रांतों का शासन है वो भारतीय जनता के आधार पर चलाया जाने लगा। लेकिन फिर भी इस शासन अधिनियम में कई प्रकार की ऐसी कमियां भी रख दी थी जो कमियां आगे चलकर भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सकी और इसी वजह से आगे भारत शासन अधिनियम 1935 भी बना था। हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, क्या लक्षण थे और इस भारतीय शासन अधिनियम है उसमें किस प्रकार की कमियां रह गई थी, किस प्रकार की त्रुटियां रह गई थी जो भारतीय नेताओं को, कांग्रेस को, भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी। आप निरंतर देखते रहिएगा आगे। धन्यवाद।